हेलो जी, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि पर्वत निर्माण क्या है और आप लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ना है मेनली इंटीग्रेटेड बीएड के बच्चों को या फिर नॉर्मल बीए के बच्चों को भी में भी अगर आपका सिलेबस में हो तो आप देख सकते हैं कि पर्वत निर्माण क्या है कोबर और होम्स के अनुसार। तो सबसे पहले तो बीए में है आप लोग, तो आप लोगों को तो बहुत सारे पेज लिखने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग एक पेज में पूरी परिभाषा लिखो। परिभाषा के बाद कि ये पर्वत निर्माण क्या होता है। उसके बाद फिर थोड़ा समय लिखो कि कोबर का मतलब कहाँ जन्म हुआ था, ये सभी चीज़ों के बारे में। फिर अलग अलग टॉपिक को लेके थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज लिखते जाओ ताकि आपकी पेज भरी हुई लगे और आपको अच्छे से नंबर गेन हो पाए आपका। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कोबर का पर्वत निर्माण क्या है। तो देखिए, कोबर जर्मन के भूवैज्ञानिक थे। कोबर के इस पर्वत निर्माण को अंग्रेजी भाषा में माउंटेन बिल्डिंग भी कहा जाता है। तो देखिए, कोबर जर्मन के एक भूवैज्ञानिक थे। कोबर के इस पर्वत निर्माण को अंग्रेजी भाषा में माउंटेन बिल्डिंग भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पर्वत निर्माण के सिद्धांत के बारे में व्याख्या किया था। इन्होंने पर्वत निर्माण कैसा होता है, कौन से कारण महत्वपूर्ण है पर्वत बनने के पीछे, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र और प्रक्रिया जिम्मेवार हैं पर्वत बनने के लिए। कोबर ने इस पर्वत निर्माण, जिसे माउंटेन बिल्डिंग भी कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में इसको समझने के लिए एक किताब की भी प्रतिपादन किया था। उस किताब का नाम डियर व्यू डेर और इर्थ था। ठीक है, ये पुस्तक जर्मनी भाषा में लिखा गया था। कोबर ने पर्वत निर्माण के संदर्भ में कुछ साक्ष्य दिए हैं। उन्होंने पर्वत निर्माण के संदर्भ में जो साक्ष्य दिए थे उसके दो भाग है या दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पर्वत पहाड़ कैसे बनती है, वो दो क्षेत्र कुछ इस प्रकार है। तो पहले तो देखिए, कोबर का पर्वत निर्माण अगर आप लोगों से पूछेगा तो कैसे लिखिएगा, पहले एक पेज में तो ये लिख दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं, इसलिए मैं नहीं समझा रही हूँ। बस आप लोग लिख लेना देखकर। अब देखिए, उन्होंने पर्वत निर्माण को समझाने के लिए दो क्षेत्रों में विभाजित किया है क्षेत्र को। ठीक है, देखिए तो अब बात करते हैं कि वो कौन सा दो क्षेत्र है। तो देखिए कोबर ने कठोर क्षेत्र और एक गतिशील क्षेत्र के बारे में विवरण दिया। उन्होंने कहा कि कठोर क्षेत्र के बारे में बताया कि ये जो कठोर क्षेत्र होते हैं वो बहुत पुराने और मजबूत होते हैं। और गतिशील क्षेत्र के बारे में बताया कि ये गतिशील क्षेत्र कमज़ोर और नीचे से धंसे हुए होते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताया कठोर क्षेत्र के बारे में कि ये जो क्षेत्र होते हैं, उन्होंने बताया कि ये जो कठोर क्षेत्र है ये स्थिर होते हैं और गतिशील क्षेत्र जो होते हैं हमेशा गति करते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, कठोर क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, पुराना पठार, महाद्वीप, ये सब आ जाएगा। और उदाहरण के लिए इसमें देखिए, गतिशील क्षेत्र में समुद्र तल के नीचे की धंसी हुई घाटियाँ अवसाद से जमा होने के कारण क्या होती है, वो धंस जाती है। कठोर क्षेत्र की विशेषता बताया कि यह कठोर क्षेत्र पर्वत निर्माण के समय ये कठोर क्षेत्र स्थिर होते हैं। और गतिशील के बारे में बताया इन्होंने कि गतिशील क्षेत्र की विशेषता यह बताया कि अवसाद जमा होकर दबते दबते क्या होते हैं, पर्वत का निर्माण ले लेते। कोबर ने इस कठोर क्षेत्र को कोई नाम की संज्ञा नहीं दी थी। कोबर ने इस गतिशील क्षेत्र को ओरोजेन कहा था, ओरोजेन की संज्ञा दी थी। तो देखिए, पहले कोबर ने पर्वत निर्माण को समझाने के लिए दो क्षेत्रों को विभाजित किया था। एक क्षेत्र क्या था, कठोर क्षेत्र था, और दूसरा क्या था, गतिशील क्षेत्र था। कठोर क्षेत्र के बारे में उन्होंने क्या बताया और गतिशील क्षेत्र के बारे में उन्होंने क्या बताया, आप लोग देख लीजिए। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, जब समझाने वाला आएगा तो मैं खुद समझा दूंगी, जिससे आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए, ये देखिए फिर आगे कोबर ने बताया कि पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसमें संकुचन यानी कि सिकुड़ जाती है। इस संकुचन के कारण जो कठोर क्षेत्र होते हैं उस पे साइड से दबाव पैदा होती है या दबाव उत्पन्न होती है। ये जो दबाव होती है वो भूसन्नति की ओर जाता है, जिसे मोबाइल जोन अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ जमा अवसाद सेडिमेंट दब जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पे समझाने वाला है तो मैं आप लोगों को प्रॉपर समझा रही हूँ। ये बताएं कि दिन में क्या होता है, पृथ्वी गर्म होती है। क्यों गर्म होती है, सनलाइट के कारण। लेकिन जब रात में पृथ्वी ठंडी होती है तो धीरे धीरे क्या होती है, ये सिकुड़ने लगती है। कोई चीज़ गर्म है,
तो गर्म में जब आप लोग कोई चीज़ बनाते होगे तो गर्म रहता है, कितना फैला हुआ रहता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, एकदम मतलब ठोस सा नहीं, यानी कि जितना उसका जितना मतलब वो पहले था उससे तो कम होगा। अगर आप लोग गर्म पानी अगर चढ़ाते होइएगा तो जब उसको चढ़ाते हैं आप लोग गर्म पानी, तो वो कितना ज़्यादा रहता है, और जब वो खौल जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म वो गर्म हो जाता है तो क्या होता है, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, कम होने लगता है धीरे धीरे। तो वही बताते हैं कि उसमें जो गर्मी थी वो निकल जाने के कारण क्या होती है, पृथ्वी साइड से सिकुड़ने लगती है, यानी कि सेडिमेंट्स बन जाते हैं, अर्थात देखिए सेडिमेंट दब जाते हैं, अर्थात उसमें का जो सेडिमेंट अवसाद जो रहता है वो दब जाता है। अर्थात जब कठोर क्षेत्र पर साइड से यानी कि दोनों तरफ से जोर पड़ता है, तब बीच का भाग जहाँ पर अवसाद जमा होते हैं वो दब जाता है और दबकर ऊपर की ओर उठ जाते हैं और पहाड़ के रूप ले लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ओरोजेनेसिस कहा जाता है, यानी कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। देखिए ये क्या बताया है कि पर्वत जब गर्म रहती है दिन में, जब वो रात में ठंडी होती है तो क्या होता है, वो सिकुड़ने लगती है। सिकुड़न के कारण क्या होती है, जहाँ पे मतलब प्लेट में विभाजित है सबसे पहले तो हमारी अर्थ, और ये जब ठंडी होती है तो क्या होता है, सिकुड़ने लगती है। सिकुड़ने के कारण जो बीच में अवसाद यानी कि सेडिमेंट्स, कोई भी चीज़ जैसे कि जीवाश्म हो गया, पेड़ पौधे गिर गए, कभी जानवर मर गए, ये सब क्या जमते 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 इसी सब को बोलते हैं अवसाद। क्या होता है जब सिकुड़ने लगते हैं, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं समझाऊँ कि दो तकिया लीजिए और दो तकिया के बीच में दो तकिया लीजिए और दो पिलो जो होता है, तो पिलो को अगर आप दबाइएगा तो उसका बीच का भाग क्या है, वो उठने लगेगा, यानी कि ऊपर की ओर उठने लगेगा। तो जो अवसाद रहता है सिकुड़ने के कारण पृथ्वी के क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है, जिससे पर्वत का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को ओरोजेनेसिस कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए कोबर के सिद्धांत का निष्कर्ष, कोबर के सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि भू संकुचन यानी जब भू संकुचित होती है, सिकुड़ती है होने के कारण कठोर क्षेत्र मोबाइल क्षेत्र यानी कि गतिशील क्षेत्रों की ओर ढकेलता है, जिसके कारण भू सनती यानी कि सेडिमेंट जमा हो जाते हैं और मुड़ सिकुड़ जाते हैं और पहाड़ बन जाते हैं। जिस प्रकार हम लोग रुई वाले तकिए को दोनों तरफ से दबाते हैं तो बीच में उभार आ जाता है, ठीक उसी प्रकार अवसादी पदार्थ से पहाड़ का निर्माण होता है। इनका निष्कर्ष ये रहा। ठीक है, अब देखिए कोबर ने देखिए भूसननी की 3 चरण को बताया है कि भूसननी कैसे कैसे होता है जिससे कि पर्वत निर्माण होता है। तो देखिए पहला स्टेज तो है लिथोजेनेसिस। तो देखिए लिथोजेनेसिस क्या होता है। लिथोजेनेसिस पर्वत निर्माण का एकदम शुरुआती चरण होता है। जब पृथ्वी ठंडी होती है तब सिकुड़ने लगती है। सिकुड़न के कारण पृथ्वी नीचे से धंस जाती है। जब कोई चीज़ सिकुड़ेगा तो क्या होगा, नीचे की ओर धंस जाएगा। और जब फिर बारिश नदियाँ, हवा या बर्फ पहाड़ों को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है, जिससे क्षरण यानी कि इरोजन कहा जाता है इंग्लिश में। और ये फिर छोटे छोटे टुकड़े बहकर इन धंसी जगहों पर जमा हो जाती है। समय के साथ वहाँ पर गहराई और तलछट की मोटाई बढ़ती जाती है। इसे ही लिथोजेनेसिस पर्वत निर्माण के आरंभिक चरण अर्थात इसी को पर्वत निर्माण बनना का शुरुआती फेज कहा जाता है। अब देखिए लिथोजेनेसिस में क्या होता है। जैसे कि कहीं कोई गड्ढा है, ठीक है, आप अगर अभी वो कहीं आप ही कोई एक डिग कर दो, गड्ढा कर दो, गड्ढा करके छोड़ दो उसको, आप अगर 1 ईयर बाद जाकर देखोगे ना तो वो गड्ढा भरा हुआ रहेगा। क्यों भरा हुआ रहेगा, देखो कभी हवा चला, हवा के कारण मिट्टी उड़ के उसमें आ गया, या फिर कोई जानवर मर ही गया तो उसमें ही दब गया, या फिर कहीं पहाड़ ये सब अगर कटते हुए गया, या फिर पत्थर किसी भी कारण से वो क्या होता है पूरा भर जब जाता है, भरने के कारण क्या होता है वो पर्वत धीरे धीरे भरते भरते वो इतना बड़ा ढेर हो जाता है कि वो क्या होता है पर्वत का रूप ले लेता है। ये प्राथमिक चरण है ये पर्वत निर्माण का। ठीक है, अब देखिए प्रथम चरण तो यह लिथोजेनेसिस हो गया, आप लोग देख सकते हैं लिथोजेनेसिस। अब देखिए ओरोजेनेसिस क्या होता है। ओरोजेनेसिस पर्वत बनने का दूसरा चरण है, अर्थात पर्वत बनना जब शुरू होता है उस प्रक्रिया को लिथोजेनेसिस कहा जाता है। और फिर जब लिथोजेनेसिस के बाद की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ओरोजेनेसिस कहा जाता है। इसको कुछ समझाने लायक नहीं है। अब देखिए ओरोजेनेसिस प्रक्रिया कहा जाता है। इस ओरोजेनेसिस प्रक्रिया में जब बहुत सारे तलछट या अवसाद जमा हो जाती है,
इसके से जमा हो जाती है तब इसके सिकुड़ने और दबाव भी बढ़ता है। दबाव दोनों तरफ से पड़ता है जिसके कारण तलछट ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे कि पर्वत का कुछ हद तक पर्वत का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को ओरोजेनेसिस कहा जाता है। तो ओरोजेनेसिस में क्या बताया है कि देखिए, ओरोजेनेसिस का यहाँ पहले आप लिखिएगा, उसके बाद फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ते सिकुड़ते दबाव जब दोनों तरफ से बनता है तो थोड़ी ऊपर उठती है, यानी कि कुछ हद तक पर्वत का निर्माण होता है। सेकंड फेज होता है ये पर्वत बनने का, ओरोजेनेसिस। अब देखिए लास्ट फेज क्या है इसका, लास्ट फेज इसका क्या है, ग्लाइपेटोजेनेसिस। देखिए थर्ड पेज इसका ये है, ग्लाइपेटोजेनेसिस। यह पहाड़ बनने की अंतिम अवस्था है, जब पहाड़ पर हवा, बारिश, नदियाँ आदि के कारण पहाड़ धीरे धीरे घिस कर या कट कर आकार में छोटे हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में पहाड़ की आकार में अधिक बदलाव आते हैं। इसी प्रक्रिया को ग्लाइपेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहाड़ बनने के प्रथम चरण क्या है, लिथोजेनेसिस है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं एकदम प्रॉपर बुक का नोट्स आप लोग के साथ प्रोवाइड कर रही हूँ और बिल्कुल एकदम इजी एंड सिंपल एंड सोवर लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो आए उसका आंसर लिखने में कोई भी तरह का भी परेशानी ना हो। क्योंकि हमेशा अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, कितने से कितने बड़े एग्ज़ाम देने जाओ, आपको हमेशा लिखे हुआ रहेगा क्या कि अपने शब्दों में आंसर दे, बुक के शब्दों में आंसर देने के लिए नहीं लिखा हुआ रहता है। अब देखिए ये हो गया थर्ड, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दो। जो भी बच्चे ज्योग्राफी ऑनर्स के हो, सब्सिडरी को हो, जिनका भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनके साथ शेयर कर दीजिए, और आने वाले बच्चों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इंटीग्रेटेड बीएड के स्टूडेंट हो, और नहीं तो नॉर्मल बीए के भी स्टूडेंट हो जिनका सिलेबस ज्योग्राफी हो उनके साथ। तो देखिए कोबर की कुछ कमियां भी थी। वैसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी अगर वैज्ञानिक आए वो अपना सिद्धांत दे दिए और उनकी कमियां ना हो, तो उन सभी की कमियां होती। तो देखिए कोबर ने कहा कि जब पृथ्वी ठंडी होती है तब वो सिकुड़ने लगती है। इसी सिकुड़न के कारण तलछट ऊपर उठकर पहाड़ का निर्माण लेती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यही कारण इतना मजबूत नहीं है जिससे किसी हिमालय, एल्प्स जैसे विशाल पहाड़ बन सके। अब देखिए इनकी कमियां क्या है। ये बोले कि सिकुड़ती है तो ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसके कारण से पहाड़ या पर्वत का निर्माण होता है। लेकिन हिमालय, एल्प्स जैसी इतनी बड़ी बड़ी विशाल पहाड़ बस इसी कारण से बन गई कि मतलब पुण्य इन्होंने जानकारी नहीं दी थी, इसके कारण से इनकी एक कमियाँ ये हो गई। अब दूसरी कमियाँ क्या है, क्रिटिसिज्म क्या, देखिए कोबर ने दूसरी बात यह कही कि ये पूरा क्षेत्र एक जैसा चलता है जिसे पर्वत का निर्माण होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक सयूश ने बताया कि असल में एक हिस्सा जैसे कि अंगारा भूमि हिलता है और दूसरा हिस्सा जिसे गोंडवाना भूमि स्थिर रहता है। तो ये देखिए दूसरा ये इसका कमियाँ हो गई। अब तीसरा कमियाँ क्या, देखिए कोबर का सिद्धांत उन पहाड़ों के बारे में ठीक से नहीं समझाता जो वेस्ट ईस्ट फैला हुआ है, लेकिन यह उन पहाड़ों की व्याख्या नहीं करता जो नॉर्थ साउथ के ऊपर। कोबर का सिद्धांत उन पहाड़ों के बारे में ठीक से समझाता है, जैसे कि वेस्ट ईस्ट का जो पहाड़ है उनके बारे में अच्छे से समझाता है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का जो पहाड़ है, पर्वत है, उसके बारे में अच्छे से ही नहीं समझाते हैं। इसके कारण से इनकी जो ये सिद्धांत है उस पर आलोचना का सामना करना पड़ा। अब देखिए अब कोबर का लास्ट क्या था, आलोचना। कोबर के सिद्धांत पहाड़ों से बनी एक शुरुआती कोशिश थी, लेकिन इसमें कोई कमियां नहीं थी। इसी कारण से इनकी इस पर्वत निर्माण तो सिद्धांत को आलोचना का सामना करना पड़ा था। कोबर के सिद्धांत पहाड़ों के बनने की एक शुरुआती कोशिश थी, लेकिन इसमें कमियां भी थी। शुरुआती कोशिश तो थी क्योंकि सबसे पहले यही दिए थे, इसी कारण से इनकी पर्वत निर्माण सिद्धांत को आलोचना का सामना करना पड़ा था, और सर्वमान्य भी, आलोचना का सामना करना पड़ा फिर भी सर्वमान्य है ये। अब देख लीजिए आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे होम्स के पर्वत निर्माण के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।